तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा और कल्पना के साथ कह रहा हूँ कि आप सब एकदम ठीक होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसा कि साथियों हम राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, हमने अपने पिछले एपिसोड में राजस्थान के एकीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम साथियों राजस्थान के एकीकरण के बाद हम राजस्थान के कला व संस्कृति में एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं, जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तब कि अंग्रेज 1600 में हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं। 1600 के बाद उन्होंने बहुत कुछ किया। आज हम बात करेंगे वे 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान में प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अंग्रेज राजस्थान में प्रवेश किस तरीके से करते हैं। यानी कि आप मेरे कहने से समझ गए होंगे कि हम विशेष तौर से बड़ी-बड़ी बात आज जो करेंगे, वो आज बात करेंगे हम सहायक संधियों पर कि राजस्थान में सहायक संधियाँ कब हुई? किसके कार्यकाल में हुई मतलब उस समय कौन गवर्नर जनरल था? और इसके साथ ही हम एक और पढ़ेंगे कि भई गवर्नर जनरल की ओर से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था सहायक संधियों का? एक साथियों मतलब हम सब अगर बात करें, तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है, ध्यान रखने योग्य और वो बात ये है कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हुई है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक संधियों से ज़रूर कहीं न कहीं कुछ कैसा न कैसा ज़रूर सवाल पूछा है। कल परसों ही मैं वनपाल और वन रक्षक का जो भी है पेपर पहले आउट हो गया था, उनका वापस पेपर आया था, तो उस समय पेपर में प्रश्न मतलब प्रश्न ठीक था, अच्छा लेवल का था और प्रश्न ये था कि अपने जिस समय 1817 और 1818 की जो सहायक संधियाँ हो रही थी राजस्थान में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लेकिन साथियों बड़े ताज्जुब की बात तो ये है, मुझे मतलब प्रश्न सबसे अच्छा यूँ लगा कि प्रश्न बनाने वाला यहाँ तक पहुँच गया कि वो ऑप्शन में देता है एक मतलब एस्टेरिस्क तो देता है, लेकिन उसने 2 ऑप्शन दिए और दोनों में अलग नाम लिखा, एक में लिखा लॉर्ड हेस्टिंग्स और दो एक में लिखा वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यह दिक्कत यहाँ आ जाती है विद्यार्थियों को, या दिक्कत हमें यहाँ आ जाती है कि अब हम इनको याद कैसे करें? तो अब जैसा कि मैंने उन्होंने ये दिया तो मैंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि इतने दिनों में यही पूछा कि अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य कौन-सा या पहली रियासत कौन-सी है? या कौन-सी भी रियासत का विलय कब होता है? ये अभी तक अमूमन ज़्यादातर ये प्रश्न या कभी-कभार प्रश्न पूछ लिया कि राजा ने उस समय के उस रियासत के राजा कौन थे? तो हो सकता है इसका मतलब मैंने सोचा कि प्रश्न की प्रकृति किसी भी तरीके से की हो सकती है। अब की बार ये भी प्रश्न पूछ ले निम्न में से कौन-सा गवर्नर जनरल था जो सहायक संधियों को स्वीकार नहीं कर रहा था या अस्वीकार कर रहा था? हम आज आज के अपने एपिसोड में ये देखेंगे और इसके साथ हम आज के एपिसोड में ये भी देखेंगे कि क्या कारण रहे, जिन कारणों से अंग्रेजों को राजस्थान में प्रवेश करना पड़ा। तो साथियों राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश अर्थात सहायक संधियां। अब सबसे पहले तो सहायक संधियां अंग्रेजों को क्यों करनी पड़ी और क्या हम ये भी बात करेंगे क्या अंग्रेज हमारे सामने साथ में आए थे कि हमसे मतलब सहायक संधियां करें, या फिर हमारे राजा महाराजाओं ने या राजस्थान रियासती जो राजा थे, जो महाराजा थे, जो महारावल थे, जो राणा थे, जो महाराव थे, उन्होंने कहा था कि नहीं भाई हम आपसे क्या करेंगे, संधियां करेंगे। तो अगर साथियों मैं बात करूँ आपको तो 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है। औरंगज़ेब की मृत्यु कब होती है? 1707। 1707 की ज्यों ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद राजस्थान के जितने भी जो मतलब कहने का मतलब राजस्थान की जितने भी राजपूताने की रियासतें थी, उन रियासतों के राजा के अलावा मतलब प्रत्येक रियासत में अलग-अलग सामंतों को वहाँ की क्योंकि
राजा के बहुत सारे परिवार वाले होते थे, जैसे कि राजा के बाद उनका सबसे बड़ा बड़ा बेटा राजा बनता था और राजा के 4, 5, 6, 7 पुत्र होते थे, तो बाकी वाले पुत्रों को भी तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता था। तो पहले सामंती प्रवृत्ता मतलब जागीरदारी कह सकते हैं या सामंती व्यवस्था थी। उस सामंती व्यवस्था ने क्या कर दिया कि औरंगज़ेब की मृत्यु जब तक औरंगज़ेब का मतलब मुगल बादशाह था, तब तक तो राजाओं को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लगभग राजपूताने के बहुत सारे राजा मुगल साम्राज्य में अपना जो भी है मनसबदारी निभाते थे या अपना काम मतलब वहाँ भी निभाते थे और अपनी भूमिका को, और अपने राज्यों में, अपनी रियासतों में भी निभाते थे अगर हम बात करें तो। लेकिन ज्यों ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद तो राजस्थान वाले रियासतों के राजाओं को या राजस्थान वाले लोगों को एकत्रित कौन करे? ये तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन मुगल खुद भी बिखर गए थे, मुगल खुद खुद भी टूट गए थे। हम ये पढ़ते हैं कि इनके बाद इनका बेटा बनता है, लेकिन वो भी लंबे समय तक नहीं रह पाता है। हम ये भी पढ़ते हैं कि फर्ग्यूसन भी बनता फ़ारूक माफ़ कीजिएगा, फ़ारूकशीर भी बनता है, वो भी नहीं रह पाता है। कहने का मतलब है कि गुटबंदी बन गई थी, दलबंदी बन गई थी मुगलों में भी, तो मुगल खुद भी अपने ठीक तरीके से शासन नहीं कर पा रहे थे। अपनी व्यवस्थाएँ नहीं सँभाल रहे थे, तो दूसरों को तो अपने क्षेत्र में या अपने क्षेत्राधिकार में किस तरीके से रखेंगे। अब लोगों को दिक्कत आई कि राजस्थान के जितने भी जो राजा थे, सामंती व्यवस्था या सामंतों का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा, सामंत विद्रोह करने लगे थे राजाओं के साथ, तो राजाओं को धीरे-धीरे भय हुआ कि क्या पता किसी भी समय ये सामंत हमारे ऊपर विद्रोह करके अपने इलाके को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। तो इसी समय ज्यों ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद दक्षिणी भारत में एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें हम कहते हैं मराठा। तो मराठों का हस्तक्षेप धीरे-धीरे मराठों से हमने संधियाँ करनी शुरू की। मतलब मराठों ने राजपूत रियासतों के जितने भी राजपूत राजा थे, उन्होंने क्या किया, मराठों से संधियाँ की और मराठों से संधियाँ करके मराठों को राजस्थान में आमंत्रित किया, ताकि उनसे वे सामंतों को दबा सके। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि जो राजाओं और मराठों के मध्य जो संधि हुई थी, जो संधियाँ हुई थी, वो संधियाँ भी धीरे-धीरे मराठों की इतनी बहुत अधिक लालसा बढ़ गई थी कि वे, क्योंकि उनकी जो संधियों के तहत जो मराठों की तो धन की जो माँग थी, जो टैक्स था, जो उनका खिराज था, वो बहुत अधिक था और इतना जो रियासती शासक है वो दे नहीं पाए। जिसके कारण क्या हुआ कि मराठों ने लूट-पाट शुरू कर दी। मतलब लोगों अपनी सेनाओं को बुला दिया गया और हम आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पढ़ेंगे कि जैसे जोधपुर है, तो उसमें भी उनके राज्य में भी हस्तक्षेप करने लगे। बूंदी के राज्य में भी उन्होंने हस्तक्षेप किया, यहाँ तक कि किसे राजा बनाना है और किसे नहीं बनाना है, वहाँ तक कि मराठों ने हस्तक्षेप किया। आखिरकार हिंदुस्तान की या राजपूताने की रियासतें या राजपूताने की रियासतों के राजा इतने परेशान आ चुके थे या मराठों से कि उनको किसी एक समृद्ध शक्ति की आवश्यकता थी जो मराठों को दबा सके। लेकिन साथियों अंग्रेजों ने मराठों को भी दबा दिया। अगर हम बात करें और लगभग हम ये भी बात करें कि मराठों के साथ जो संधियाँ हुई थी, उन संधियों में कई मराठों ने राजपूतों के साथ अच्छी संधियाँ भी कर ली थी, तो मराठों की दिक्कत भी धीरे-धीरे कम हो गई। लेकिन ज्यों ही मराठे दबे और वापस सामंती जो व्यवस्था थी, सामंत वापस ऊपर उठने लगे, सामंत वापस राजाओं के विरुद्ध में अभियान चलाने लगे, यहाँ तक कि हम आगे पढ़ेंगे कि अरि सिंह के शासनकाल के समय मेवाड़ के सामंतों ने तो राजा के या राणा के विरुद्ध उन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था या कदम उठाए थे, अपनी सेना भेजी थी। तो मतलब सिंधिया के सहयोग में। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ, इन घटनाओं ने धीरे-धीरे राजस्थान की जितनी या राजपूताने की जितनी भी रियासतें थी, उन लोगों के मध्य भय पैदा कर दिया, उन राजाओं के मध्य भय पैदा कर दिया और कहीं न कहीं इसी भय के कारण हम अगर बात करें मतलब कंपनी की राजस्थान के साथ संधियों की, तो एक कारण ये भी पढ़ते हैं कि अ, मराठों को भगाने के लिए या मराठों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राजपूताने के राजाओं ने उन अंग्रेजों से संधियाँ की। लेकिन साथियों इससे बेहतर चीज़ ये है कि वे मराठों से सुरक्षा पाने के लिए संधियाँ नहीं की, इसकी बजाय सामंतों के भय से, अगर हम बात करें ठीक ढंग से, तो सामंत कहीं न कहीं विद्रोह नहीं कर दे, जो बड़े सामंत थे वे विद्रोह नहीं कर दे, इसके लिए उन्होंने एक ऐसी शक्ति को ढूँढा और वो शक्ति कौन थे? अंग्रेज थे। उन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की और दूसरी ओर बात करें तो
मराठों को दबाया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। मराठे अभी भी शक्तिशाली थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लगा कि हमें भी देसी रियासतों से क्या करनी चाहिए, संधि करनी चाहिए। ये तो अगर कारणों की बात करें तो। अब देखिए साथियों, एक चीज विशेष महत्वपूर्ण चीज है कि क्या 1803 से पहले अंग्रेजों यानी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और मतलब राजस्थान के जो रियासतें हैं उनके मध्य कोई पत्र व्यवहार हुआ, या पहली बार राजस्थान या राजपूतानी वो कौन सी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों को आमंत्रित किया कि भाई आप आओ और हमारे साथ संधियां करो? तो साथियों की अंग्रेजों ने प्रारंभिक में राजस्थानी या फिर रियासतों के साथ संधियां करना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ना तो किसी राजा के पत्र की ओर ध्यान दिया, क्योंकि वे उस समय किसी भी रियासत से संधि नहीं करना चाहते थे और न ही उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते थे। तो हम कुछ रियासतों की बात करते हैं। साथियों, सबसे प्रथम प्रयास किया था, प्रथम प्रयास अंग्रेजों से संधि करने का वो किया था जयपुर रियासत ने। जयपुर रियासत। और जयपुर रियासत के राजा कौन? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, ये पृथ्वी सिंह है। और कब किया था? 1776 में। 1776 में पृथ्वी सिंह ने अपने वकील को भेजा, और 1776 के आसपास भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। और उस समय इन्होंने भेजा वॉरेन हेस्टिंग्स के पास पृथ्वी सिंह ने अपने वकील को, और अब पत्र लिख कर कि वो क्या करे, जयपुर रियासत के साथ संधि करे। लेकिन अंग्रेजों ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दूसरा प्रयास किया था वो जोधपुर के शासक ने किया था, जोधपुर रियासत। और जोधपुर रियासत ने कब किया था साथियों? जोधपुर रियासत ने किया था, वो किया था आपके जोधपुर रियासत के शासक कौन? भीम सिंह। और इन्होंने किया था आपके 1781 में। इसके बाद वापस मेवाड़ ने भी किया था, मेवाड़ रियासत ने। मेवाड़ रियासत ने भी किया था एक बार, और जयपुर रियासत ने पुनः किया था। अब जयपुर रियासत के शासक हो गए रियासत। दूसरी बार प्रयास किया कब? 1786 में। देखना साथियों, पृथ्वी सिंह सबसे पहली बार जयपुर रियासत, पृथ्वी सिंह 1776 में। इनके 5 वर्ष बाद जोधपुर रियासत के शासक भीम सिंह ने 1781 में। और इसके 5 वर्ष बाद 1786 में जयपुर रियासत, और इनके शासक थे सोई प्रताप सिंह। ये प्रताप सिंह वही है जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। सोई प्रताप सिंह ने भी अंग्रेजों से को अपने वकील को भेजा, या और कहा कि भाई हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी अंग्रेजों ने कोई इनके प्रति उत्तर में कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 1795 में कोटा और जयपुर ने, कोटा व जयपुर, जयपुर के शासकों ने पुनः अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 1796 में जोधपुर के तत्कालीन शासक वापस भीम सिंह ने 1796 में भी ध्यान आकर्षित करवाया था अंग्रेजों का, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। 1799 तक आते आते जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पुनः अंग्रेजों से ये कहा था कि आप हमारी और संधि की ओर ध्यान दें, लेकिन फिर उस समय भी अंग्रेजों ने संधि की ओर ध्यान नहीं दिया। अब आगे जो आगे आने वाला है वो अंग्रेजी गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड वेलेस्ली। और वेलेस्ली कहीं न कहीं ये चाहता है कि हम क्या करें कि अंग्रेजों देसी रियासतों के साथ संधि करें और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छत्र राज स्थापित करें, जैसा कि पहले मुगलों का राज था। मतलब जिस प्रकार मुगल सभी के मतलब ऊपर एक छत्र की तरह राज कर रहे थे, उसी प्रकार सर्वशक्तिशाली कौन होनी चाहिए? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लॉर्ड वेलेस्ली ने सोचा, और लॉर्ड वेलेस्ली के सोचने के साथ ही लगातार ये रियासतें संधियां करने का प्रयास कर रही थी। तो फिर उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है। फिर इन्होंने अपने एक अधिकारी को भेजा जिनका नाम है लॉर्ड लेक। अब साथियों, दिसंबर 1700 अपने बात करूं मैं, दिसंबर 1802
तो सिंधिया और मराठों के मतलब अंग्रेजों और मराठों के मध्य युद्ध हुआ। मराठों की उस युद्ध में हार हो गई, अंग्रेज जीत गए और इनके नेतृत्व में ही लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधियां की। ये पहली बार है, ठीक है। और अगर राजस्थान में पहली बार सहायक संधि किसने की? राजपूता ने की वह रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक अंग्रेजों के साथ सहायक अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। और अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले कौन सी रियासत थी भाई? रियासत का नाम है भरतपुर। और भरतपुर के शासक कौन है? भरतपुर और शासक का नाम है साथियों रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। ये राजस्थान की जो जाट रियासत थी, शासक का नाम रणजीत सिंह। और कब हुआ मतलब कब संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए? वो है 29 सितंबर को। 29 सितंबर 1803। ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों कि राजस्थान की वो रियासत या राजपूताने की वो रियासत जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो भरतपुर की रियासत थी। और भरतपुर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। और कब की थी साथियों? तो वो की थी 29 सितंबर 1803 को। और इसी मतलब अगले महीने दूसरी रियासत थी, उसने की थी नवंबर में। नवंबर 1803 करने वाली रियासत का नाम क्या है? अलवर। और राजा कौन है अलवर के? बख्तावर सिंह। मैं यहां लिख दूं शासक बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। अब देखिए साथियों, लेकिन ये दोनों संधियां प्रतिनिधि कौन था? तो याद रखना साथियों, ये लॉर्ड लेक था। लॉर्ड लेक जो अपने भरतपुर की भी संधि का जो प्रतिनिधि कौन था? वो भी लेक था। और मतलब गवर्नर जनरल का और जो अलवर में हुआ था वो भी लेक। इसके साथ एक ये भी याद रखना साथियों कि दिसंबर 1803 में जयपुर के साथ भी संधि हो गई थी। जयपुर के साथ संधि। हम बात करते हैं कि जो भरतपुर है और अलवर है इन दोनों के साथ संधि हुई थी, लेकिन जयपुर के साथ भी संधि हो गई थी। कब? 1803 में। लेकिन साथियों एक और याद रखना, 1805 की घटना है, 1805-6 की घटना है। और घटना क्या है? घटना यह है कि भरतपुर और मालवा इनके मध्य थोड़ा सा मतलब कोई विवाद हुआ था। और उस विवाद में भरतपुर के शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधि करने के बावजूद भी मराठों का मतलब सिंधिया का साथ दे दिया, जिसके कारण वहां अंग्रेजों की हार हो गई। तो इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संचालन कमेटी थी, उसने क्या कर दिया कि जो लॉर्ड वेलेस्ली है, इन लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक जो संधि ये सहायक संधियां थी, उन्होंने अस्वीकार कर दी। ये घटना 1805 की है। किसने? मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संचालन कमेटी है, उस कमेटी ने क्या कर दिया कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों को अस्वीकार कर दिया। और जिसके कारण लॉर्ड वेलेस्ली और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमेटी है संचालन कमेटी, उन दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए। और इसी के कारण लॉर्ड वेलेस्ली को क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। लॉर्ड वेलेस्ली इस्तीफा कब देते हैं साथियों? तो लॉर्ड वेलेस्ली इस्तीफा देते हैं, वो देते हैं अपने 30 जुलाई 1805 को। तो मैं यहां लिख देता हूं 30 जुलाई 1805 को वेलेस्ली का इस्तीफा।
और यूं ही 30 जुलाई 1805 को ये इस्तीफा देते हैं और इनके इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन बन जाते हैं? कॉर्नवालिस।